हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पे। लेट्स टेक अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैड डन यस्टरडे। और अब हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर पे। राइट, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड ट्रू बिकॉज ऑफ द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हर सिचुएशन में, हर ट्रांजैक्शन पर वर्क करता है कि एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को हमेशा इफेक्ट करेगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इक्वल रिएक्शन होगा दोनों साइड पे। ठीक, ओके। अब उसके बाद हमने देखा था जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑन कैपिटल वाली। हमने क्वेश्चन से भी समझ लिया था इसको कि अगर कोई भी अच्छी चीज हो रही है बिजनेस में, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, इनकम आ रही है, कुछ भी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल। और अगर कोई लॉस या एक्सपेंस हो रहा है तो वो आपके कैपिटल को नीचे गिरा देगी, डिक्रीज कर देगी। इसके अलावा कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकता है? अगर एडिशनल कैपिटल डाला है बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ड्रॉइंग्स की है, कुछ पैसा निकाल लिया तो वो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हम लोगों ने 10 कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस देखे थे, बेसिक ट्रांजैक्शंस, जिससे मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है वो मैंने आपको सिखाया था। एंड देन लास्ट में हमने इसको टैली करके भी देखा था कि दोनों साइड इक्वल आ रही थी, असेट्स की साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाली साइड, और इसको प्रूव किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम ही रहता है, इस तरीके से दोनों साइड इक्वल रहता है। ठीक, ओके, चलो। अब हम लोग आज अपने लेक्चर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस बताऊंगी। वी आर गोइंग टू स्टडी 4 एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन जो थोड़े से अलग टाइप के हैं। अगर ये आ जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है हम लोग वो देखने वाले हैं। 2 एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस में है और 2 इनकम्स में है। वो समझने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आज, वो भी क्लियर फॉर्मेट में, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको समझ में आएगा उससे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है पहले तो ये बता दूं आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं, यानी कि आपने उन्हें इनकर कर लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। इसका एग्जांपल ऐसे लेकर देख लो आपकी, मान लो आपको अपनी नोटबुक में कुछ डायग्राम्स बनाने थे, जरूरी थे, स्कूल में दिखाना था। और क्या हुआ कि आपकी जो ड्राइंग है वो काफी ज्यादा रद्दी है, काफी ज्यादा। तो आपने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को अपने डायग्राम बनाने को दे दिया और बोल दिया कि मैं आपको ना, मतलब मानोगे नहीं लेकिन वाकई में मैं अच्छी खासे पैसे आपको पे करने को तैयार हूँ। आप पर डायग्राम जो है मैं ना आपको वाकई 5 रुपए, पूरे पूरे 5 रुपए पे करने को तैयार हूँ। तो आपका फ्रेंड भी ऐसे ही था, वही मान गया। ठीक है, डील पक्की हो गई कि 5 रुपए पर डायग्राम पे आपका दोस्त सारे डायग्राम्स आपको बना कर देगा। उसने क्या किया, डायग्राम्स बनाकर आपको पकड़ा दिया। आपने अभी तक पैसे चुकाए नहीं। क्या हुआ इस सिचुएशन में? एक्सपेंस इनकर कर लिया है आपने, यानी कि एक्सपेंस का जो भार है वो आपके सर पे आ चुका है, आपने सर्विस ले ली है ऑलरेडी। तो इनकर हो गया एक्सपेंस, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। और इसी टाइप के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब इसका इम्पैक्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ये आपका एक्सपेंस हो गया बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। ये बात कौन बोलता है? ये बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर याद आ रहा हो पिछले ही चैप्टर में क्या था, याद होना चाहिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, कि आप एक्सपेंस मान लो ऐसे खर्चे को जो आपने इनकर कर लिया है और सर्विस या गुड्स ले लिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है इसको एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करो बुक्स में अभी के अभी। ठीक, तो कौन बोलता है? ये अक्रूवल एक्सपेंस बोलता है। अब अगर एक्सपेंस, सॉरी, अक्रूवल एक्सपेंस लिख दिया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। अब अगर किसी चीज को एक्सपेंस मान लिया तो क्या इम्पैक्ट आता है? कल ही देखा था, हमें अपना कैपिटल उतने अमाउंट से डिक्रीज करना पड़ता है ना? समझ में आ रही होगी बात। तो डिक्रीज कर देंगे कैपिटल। दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा? सच्चाई क्या है, क्या मैंने अभी तक इसका पेमेंट कर दिया है जो मैं कैश रिड्यूस करूं? अभी तक पेमेंट तो किया नहीं है। तो क्या होगा, एक लायबिलिटी स्टैंड करने लगेगी। अभी नहीं किया, बाद में तो करोगे ना। तो जब बाद में करना है तो एक लायबिलिटी स्टैंड करने लगेगी। इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर लायबिलिटीज बाय द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। तो दो इम्पैक्ट क्या पड़े, एक तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो गया बिकॉज एक्सपेंस मान लिया, और दूसरा आपका लायबिलिटी स्टैंड करने लगी। क्लियर हुआ होगा? अच्छा, इनको ना आपको लॉजिकली समझते हुए चलो, इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत तो है ही नहीं। आई होप आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, अच्छे से समझ आया होगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी समझ लेते हैं। देखो,
याद होगा वो दिन जब गए थे जिम में कूदते फांदते बड़ी खुशी खुशी कि आज से मैं जिम करूंगा और रोज करूंगा, और पूरे 1 साल की फी आप जो जिम वाले भैया थे उन्होंने आपको थोड़ा सा लालच दिया कि सर 1 साल की एनुअल फी पूरी जमा कर दोगे ना तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, और आप उसकी बातों से बहल कर अपने ऊपर विश्वास करके जिम की पूरी 1 साल की फीस जमा करके आ गए। सवाल ये उठता है कि आज की डेट में आपने सर्विस ले ली है? अभी तक सर्विस तो ली नहीं है। सर्विस तो पूरे साल में डिवाइड होगी ना आगे जाके। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इस एक्सपेंस को प्री पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, इसी को बोलते हैं ठीक प्रीपेड एक्सपेंस। नॉट ड्यू येट, ये अभी ड्यू नहीं हुआ था लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया। समझ आई होगी बात। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कहानी के जरिए ये भी समझ लो कि आपने सबसे पहले क्या किया, जेब से पैसे निकाल के उसके मुंह पे मार दिए और डिक्रीज हो गया आपका कैश बिजनेस में से। बिजनेस क्या, ये तो मैंने आपको एक पर्सनल सा एग्जांपल दिया है, बट आप इसको बिजनेस में लगा सकते हो राइट, कि आपने रेंट मान लो प्रीपे करी, किसी नई जगह पर आप रहने जाते हो या काम करने जाते हो, तो आपको वहां पे रेंट कभी कभी एडवांस में पे करनी पड़ती है। ठीक, तो क्या किया, कैश से डिक्रीज होता है, कैश चला जाता है बिजनेस से। और दूसरी चीज क्या होती है कि अब आप क्या इसको आप अपना एक्सपेंस मान सकते हो आज की डेट में? ये समझो कि ये एक्सपेंस इनकर तो हुआ नहीं है अभी, ठीक, मतलब आपने सर्विस तो ली नहीं है। तो अक्रूवल अजम्पशन क्या बोलता है, इनकर नहीं किया ना, पेमेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम एक्सपेंस अभी नहीं मान सकते, तो मतलब कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा। तो दूसरी चीज क्या होगी, ये मेरा असेट बनकर खड़ा हो जाएगा, जो पेमेंट मैं प्री पे कर चुकी ना, इट इज गोइंग टू स्टैंड एज एन असेट इन माई बुक्स। व्हाई एन असेट? बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू सम बेनिफिट इन फ्यूचर। ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, आप जाकर बाद में जिम की सर्विसेज ले सकते हो, है ना, या आप रेंटल सर्विस, जो आपने मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया, रेंटल सर्विस बाद में ले सकते हो। जो भी चीज मुझे बेनिफिट देगी फ्यूचर में वो मेरे बुक्स में एज एन असेट स्टैंड करेगी। ओके, तो ये हो गया डिक्रीज इन कैश एंड आपका एक असेट गिर जाएगा, एक असेट बढ़ जाएगा। समझ आई होगी बात। अब जरा हम लोग इनकम्स पे आ जाते हैं भाई। अक्रूड इनकम्स की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपके दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके दोस्त के लिए वही इनकम जो आपने अभी तक पे नहीं करी है वो अक्रूड इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ही हैज ऑलरेडी अर्नड दैट इनकम बाय मेकिंग योर डायग्राम्स। इनकम उसने कमा तो ली है लेकिन अभी तक बस रिसीव नहीं करी है, तो वो उसके लिए अक्रूड इनकम कहलाएगी। ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, तभी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये चारों नाम याद रखना अच्छे से। ओके, तो कोई भी ऐसी इनकम जो कमा ली है, जैसे मान लो बिजनेस में की अगर बात करें, आपने किसी के लिए कुछ पर्टिकुलर काम कर दिया, आपको कमीशन मिलनी थी, अभी तक नहीं मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्रूवल अजम्पशन सामने आकर बोलेगा कि काम तो आपने कर दिया ना, यू हैव परफॉर्म्ड योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसको एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी इनकम है वो, पेमेंट रिसीव हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, अक्रूवल असम्पशन ने बोला कि इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इनकम क्या करती है, जाके मेरे कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो ये हो गया मेरा पहला इम्पैक्ट कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज माय कैपिटल बिकॉज ऑफ द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज क्या होगी, कैश तो मिला नहीं ना, कैश अभी कोई मिला नहीं, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या होगा, दिस इज गोइंग टू स्टैंड एज माई असेट। जो दोस्त ने डायग्राम बनाया ना, तो दोस्त की बुक्स में वो अपना असेट रिकॉर्ड कर लेगा कि एक दिन आएगा जब ये दोस्त मुझे मेरे पैसे देगा, यानी कि बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, पैसे मिलेंगे। इसीलिए असेट को जो है वो इंक्रीज करके अपने आप पर रख लेगा। ठीक है, और आप भी कमीशन वाला अगर एग्जांपल रखो तो आपको फ्यूचर में कमीशन मिलेगी ना, तो उसको अक्रूड कमीशन लिखकर अपनी बुक्स में एज एन असेट रिकॉर्ड कर लो। ठीक, लास्ट में आ जाते हैं हम लोग अनअर्न्ड इनकम्स पे। जिम वाले भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होगा, ये जो पैसा आप उनको प्री पे करके आ गए एडवांस में, उनके लिए अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि उन्होंने पूरी सर्विसेज आपको दी नहीं है अभी तक। इनकम हैज बीन रिसीव्ड बट इट हैज नॉट बीन अर्न येट। अर्न कब करेंगे वो, जब वो आपको जिम की सर्विसेज दे देंगे, जब आप रोज कष्ट करके आकर एक्सरसाइज करोगे, तब वो इनकम अर्न मानी जाएगी उनके लिए। क्लियर? चलो, अब इससे क्या दो इम्पैक्ट पड़े यार, एकदम लॉजिकली सोचते हुए चलो। इनकम आ चुकी है मेरे पास कैश में, है ना, अक्रूवल अजम्पशन बोलेगा कि इसको इनकम मानना मत क्योंकि अभी तक अर्न नहीं करी है, तो इंक्रीज कर लो अपना कैश, बिकॉज कैश में पेमेंट तो आ चुका, असेट बढ़ा दो एक अपना। दूसरी जगह क्या करना है आपको, इनकम नहीं माना तो कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा, हम एक लायबिलिटी खड़ी कर देंगे यहाँ पर अपनी बिजनेस में। लायबिलिटी अनअर्न्ड इनकम नाम से खड़ी होगी और क्या शो करेगी कि फ्यूचर में हो सकता है कि फ्यूचर में हो क्या सकता है, बल्कि फ्यूचर में मुझे इस बंदे को, सामने वाले बंदे को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना है, पे ऑफ करना है, जो उसने मुझे पैसे दिए हैं उसकी मुझे उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है।
क्लियर? तो मुझे अपना टाइम देना है, अपना स्पेस देना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेंस इट इज अ लायबिलिटी। या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको पैसे लौटाने भी पड़ सकते हैं, कभी कभी एडवांस लौटाना भी पड़ता है अगर सर्विस नहीं ली सामने वाले ने। ऐसा रेयर होता है, हालांकि आपको एडवांस जो है वो मोस्टली फॉरफीट कर दिया जाता है कि नहीं भाई एडवांस तो वापस नहीं होगा, जिम नहीं आ रहे हो तो निकलो यहाँ से। ठीक है, समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ऐसे ही ले सकते हो, है ना, कि मान लो कि आपका एक होटल का बिजनेस है, ठीक है, आपका होटल का बिजनेस है, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है ना उसकी शादी होने वाली है। अब भाई पहली बार शादी हो रही थी तो खुशी अलग थी, ठीक है। तो मतलब शादी होने वाली है अभी, उसने क्या किया, आपके होटल में आके बोला कि मुझे आपके यहाँ से तुम्हारे यहाँ से सारी सेरेमनी करनी है, और ये लो एडवांस में पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारे, ये लो एडवांस मनी मेरी शादी के लिए, है ना, तुम भी क्या याद करोगे, खुश रह जाओ। अच्छा, एडवांस में पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, अभी शादी नहीं हुई है। जब तक शादी नहीं हो जाती आपका यानी होटल ओनर के लिए वो पैसा अर्नड नहीं माना जा सकता, जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक आप अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता शादी वाले दिन, मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं, लेकिन शादी वाले दिन लड़की भग गई या ऐसा कुछ हो गया, लड़का भग गया, लड़की क्यों भगाऊं मैं, लड़की थी आपकी बेस्ट फ्रेंड और लड़के से शादी करी थी तो वो भग गया। अब क्या हुआ, हो सकता है आपको ये पैसे वापस करने पड़े, तो आप उसे एक लाइबिलिटी की तरह लिख के रखोगे अपनी बुक्स में, और जब कैश आया तो कैश आप बढ़ा दोगे। ठीक है, चलो, ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे फॉर्मेट के साथ में। ठीक, अब एग्जाम में ना आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं, पूरे 10 ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, डू नॉट वरी। 4 से 5 ट्रांजैक्शन या मे बी मैक्सिमम 6 ट्रांजैक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पढ़ना और फिर फॉर्मेट में लिखते हैं। अनिल had the following transactions। सबसे पहला है commenced business with cash 50,000। 99% शोरूम है, ये वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ट्रांजैक्शन अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 डाल के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, commenced बिजनेस। ठीक है, आपको ऐसा एक फॉर्मेट बनाना जहां पर सबसे पहले कॉलम में आपको ट्रांजैक्शंस लिख लेना है, यहाँ पर आप एक छोटी सी समरी लिखोगे कि इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया। उसके बाद आपको अपना अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे थोड़ा सा जगह में फैला फैला कर लिख लेना है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखो आगे हम इसे कैसे करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ कैश के साथ में, तो क्या दो इम्पैक्ट होंगे अपने मन में सोचना है इस बार आपको। एक तो आपका कैश बढ़ जाता है इससे, दूसरा ओनर की जो इक्विटी है बिजनेस में वो बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगा 50,000 का। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक्स में मैं अब नहीं जा रही हूँ, कल मैं सिखा चुकी हूँ, अगर लॉजिक पे जाना है तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब इसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, कैश क्या होता है, कैश असेट होता है, तो असेट वाली साइड में यहाँ पर आप एक छोटा सा लिख लो यहाँ पे कैश, और इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो 50,000, यानी कि मैंने दिखा दिया कैश आ गया 50,000 का। दूसरा मेरे पास क्या एक नई चीज आ चुकी है, कैपिटल नामक चीज आ गई, और वो भी है 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इस वक्त तो 50,000 इक्वल टू 50,000 अभी मेरा बराबर का हिसाब चल रहा है दोनों साइड पे। ठीक, चलो अब हम लोग ऐसे ही जितने भी असेट आते जाएंगे वो हम लोग इस साइड पे बढ़ाते जाएंगे, जितने लाइबिलिटीज आएंगे इस साइड पे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो सेकेंड वाला पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, यानी कि हमने कुछ गुड्स परचेज किए, थोड़े से कैश पे थोड़े से क्रेडिट पे। इसको देखो कैसे लिखेंगे। सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे परचेज्ड गुड्स। ठीक है, कुछ हमने करे कैश में और कुछ क्रेडिट में करे, इन कैश एंड क्रेडिट। तो इससे क्या होगा, जो कैश में करे तो 20,000 रुपीज मेरे यहाँ से माइनस हो जाएंगे, है ना, इस कॉलम में से मैं माइनस कर दूंगी 20,000। दूसरी चीज क्या होगी, मेरे पास गुड्स कुछ बढ़ भी तो जाएंगे, है ना, कितने के गुड्स बढ़ेंगे, 20,000 प्लस 30,000 के गुड्स मेरे पास आए, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मेरे पास 50,000 रुपीज के टोटल गुड्स आ गए। तो कैश की तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, -20,000, लेकिन कुछ क्रेडिट भी तो आ गया ना मेरे सर पे, तो वो क्रेडिट किधर लिखूंगी मैं, वो आएगा इधर, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दे रही हूँ क्रेडिटर्स नाम से। ठीक है, और यहाँ लिखूंगी 30,000। ठीक है, तो 30,000 का मैंने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बाय किया, तो मेरे क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ जाते हैं। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, हर एक ट्रांजैक्शन जो आपने कर लिया, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपनी स्केल ले ली है, हर
एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, एंड आपको न्यू इक्वेशन नाम की एक चीज यहाँ पे लिखनी है। मैं बताती हूँ उसका क्या यूज है। ठीक, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन, और टैली करते हुए चलोगे कि ऊपर जितनी भी चीजें लिखी है वो अभी तक ट्रू स्टैंड करी या नहीं। कैसे करोगे? देखो, 50,000 माइनस 20,000, यानी कैश अब कितने का बचा मेरे पास? 30,000 रुपीज का, और गुड्स तो मेरे 50,000 पे स्टैंड कर ही रहे हैं। दिस इज नाउ इक्वल टू, ये 50,000 प्लस 0 इज 50,000 प्लस 30,000। अब जरा मैच कर लो, दोनों साइड पे 80,000 का सम आ रहा है। असेट्स 80,000 एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी 80,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद यू हैव टू राइट दिस न्यू इक्वेशन एंड चेक वेदर योर ट्रांजैक्शंस, मतलब आपने करेक्टली सारा ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। ये करना है, ठीक है। ऑल दो कोई इसका फॉर्मेट नहीं होता है, मैं आपसे कहूंगी, मगर ये करना होता है बिकॉज भाई आपके टीचर्स का भरोसा नहीं है, हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले, तो इसको करना ही है। और अपनी सेफ्टी के लिए भी करना जरूरी है, बिकॉज आपको पता रहेगा कि आपने सही ट्रीटमेंट किया है। ठीक, मेरी स्केल तो भाई यही रहेगी। थर्ड वाला पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। कॉस्ट थी 30,000 की, और हमने उसको बेचा है 40,000 रुपीज पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सोल्ड गुड्स। अब भाई गुड्स वाले में से मैं यहाँ पर 30,000 का गुड्स हटा दूंगी, क्योंकि कॉस्ट ही माइनस करोगे ना। अब यहाँ पे आपने कॉस्ट लिखी है, तो आप यहाँ पर जब माइनस करोगे तो भी आप कॉस्ट ही माइनस करोगे। नॉट गोइंग टू राइट 40,000 हियर, बिकॉज दिस 40,000 कंटेन्स 10,000 ऑफ द प्रॉफिट। राइट, मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है? ताकि प्रॉफिट कमा सकूं। तो 30,000 का गुड्स मैं 40 पे बेच रही हूँ, मतलब 10 का प्रॉफिट कमा रही हूँ। क्लियर? तो 30,000 रुपीज के गुड्स मेरे चले गए, पहला इम्पैक्ट ये हुआ। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने क्रेडिट पे सेल किया या कैश पे सेल किया, पहले तो मैं ये देखना चाहूंगी। आई हैव सोल्ड इट फॉर कैश, मतलब मेरे पास कैश आ जाता है कितने का? 40,000 रुपए का कैश आ गया। ठीक है, ओके। अब फिर क्या हुआ? एक अभी भी यहाँ पर जो है, अगर आपने कल मेरा लॉजिक वो देखा होगा पूरा, तो 10,000 रुपीज का शॉर्ट आ रहा है। तो 10,000 रुपीज का जो प्रॉफिट कमाया ना मैंने, वो मैं किधर जाकर ऐड करूंगी? कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट हमेशा। ठीक है, चलो डिटेल में बेटा, लॉजिक में मैं नहीं जा सकती आज, प्लीज बात को समझो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक, अब मैं अपना न्यू इक्वेशन लिख दूंगी फिर से यहाँ पे, खुशी खुशी। न्यू इक्वेशन मेरा क्या बोल रहा है कि 30,000 प्लस 40,000, ये मेरा आ चुका है 70,000 का, और 50,000 माइनस 30,000, यानी कि ये हो गया है 20,000। ये मेरा है टोटल असेट्स, 90,000 का हो गया है। और इस साइड पर मैं इसे 60,000 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 30,000। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, चलो अभी मैच करके देख लो, 90,000 90,000 दोनों साइड पर है। ओके, आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। रेंट पेड 500 एंड सैलरीज 5,000। याद करो ये दोनों चीजें क्या है बिजनेस के लिए? दीज आर एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरीज एंड रेंट पेड। 5,500 सीधा सीधा मैं दोनों साइड से माइनस कर दे रही हूँ, बिकॉज ये सम है हमारा। तो दोनों साइड में, मतलब एक जगह तो मेरा कैश कम हो रहा है बिकॉज मैंने सैलरी और रेंट पे करा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस मान रही हूँ इनको, तो कैपिटल कम होगा उसमें से, इसीलिए मैंने 5,500 रुपीज यहाँ से भी कम कर दिया। ओके, अब मैं इसको चुपचाप से यहाँ पे लाइन खींच के न्यू इक्वेशन डाल दूंगी। 64,500 प्लस 20,000, और यहाँ पर आएगा 54,500 प्लस 30,000। अब इन दोनों को जरा टोटल कर लेना, ये सेम ही आ रहा होगा। अब हम लोग जल्दी से ऊपर चलते हैं वापस से। ठीक, मैंने एक ही साथ में लिख दिया है 5,000 प्लस 500, 5,500 का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट आ जाओ। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 और सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000। मैंने अभी अभी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट बताया कि इसको पहली बात तो हम एक एक्सपेंस मानेंगे, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल अजम्पशन। तो 1,100 रुपीज का एक्सपेंस तो मान ही लूंगी। एक्सपेंस मान लिया मतलब कैपिटल में से रिड्यूस कर देने का। दूसरा क्या होगा कि अभी पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो फ्यूचर में तो होगा, तो लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी 1,100 रुपीज की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपना आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरीज का लिख देंगे। ठीक है, इधर जीरो, कोई इम्पैक्ट नहीं, इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कैपिटल पे, क्योंकि एक्सपेंस मान लिया। 1,100 इधर लिख दो, और क्रेडिटर्स पर तो कुछ होगा नहीं, हमें एक नया
कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से, जो हमने अभी तक नहीं बनाया था। लेट्स मेक इट। प्लीज O/S करके कोई भी नहीं लिख के आएगा, पूरा लिख के आना, ठीक है। चलो, यहाँ पर भी मैंने 1100 लिख दिया, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख लो, ठीक। 1100 लिख दिया। अब न्यू इक्वेशन भी लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन 6400 प्लस 20,000 इज इक्वल टू, ओ देखो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, कैपिटल में से तो रिड्यूस हो रहा है ना ये, तो फिर इसलिए आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। मार्क्स कट होंगे यहाँ पर। 53,400 प्लस 30,000 ऑफ क्रेडिटर्स एंड प्लस 1100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसको ऐड करके देख लो, सेम आएगा। चलो ऊपर आ जाते हैं, 6 पर आते हैं। बॉट फर्नीचर 5,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट, इस बार मैंने फर्नीचर परचेज किया है। तो क्या होगा फर्नीचर परचेज करने से, एक तो फर्नीचर का कॉलम मुझे इधर असेट्स में ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा मेरे क्रेडिटर्स और थोड़े से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ फर्नीचर, ठीक है। चलो अब 6th पॉइंट, बॉट फर्नीचर, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। और कैश पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं होगा। फर्नीचर आ जाएगा 5,000 रुपीज का यहाँ पर, नया नवेला। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे, एंड ध्यान दो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं आएगा। मगर क्या है ना कि ऑल्दो मुझे ये चीज सही नहीं लगती है कि आप फर्नीचर के परचेज को क्रेडिटर्स में ऐड कर दो, मुझे ये चीज पर्सनली सही नहीं लगती। आपको एक नया अकाउंट, मतलब नया कॉलम में लिखना चाहिए फर्नीचर वेंडर नाम से, कि ये भी आपका क्रेडिट पे परचेज है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। बिकॉज हमने क्या पढ़ के आए थे कि क्रेडिटर्स वर्ड जो है स्पेसिफिकली दैट इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, तभी हम क्रेडिटर्स वर्ड का यूज करते हैं। बट यहाँ पर आपकी बुक्स में मैंने देखा कि इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया कि इसको क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया, ऑल्दो नीचे दे हैव गिवन अ नोट कि इसमें आपके फर्नीचर वेंडर्स भी एडेड है। तो ठीक है, चलो नोट दे दिया है तो मैं मान सकती हूँ कि अलग से नोट दिया है, दैट मीन्स इसको अलग से कंसिडर किया जा रहा है, दैट दे हैव नॉट एडेड अ सेपरेट कॉलम फॉर इट। तो मैं उसी लाइंस पर कर रही हूँ काम, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका मार्क्स कट जाए इन चक्करों में। बट यू शुड नो दैट द वर्ड क्रेडिटर्स इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, अगर वो उधार पर लिया है तो। अच्छा ठीक है, बट चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। एंड आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख देना स्टार मार्क करके कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब दिस इज योर फर्नीचर वेंडर इन स्पेसिफिक। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक अपना न्यू इक्वेशन भी लिख लेते हैं। 64,500 प्लस 20,000, नया नवेला फर्नीचर 5,000, और इधर हो गया 53,400 प्लस 35,000 प्लस 1100, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे 30,000 होना चाहिए था, और यहाँ पे एक 5,000 का कॉलम ऐड होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं अपने तरीके से आपको जो बता रही हूँ वो करो, चाहे आप इस तरीके से करो, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बस 5,000 का इम्पैक्ट देना है दोनों साइड पे, ठीक है। चलो 7,000, सॉरी 7th एंट्री, बॉट फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000, पर्सनल यूज के लिए खरीदा। और यहाँ पर आपको ये ट्रांजैक्शन दिया क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बताना चाहता है ये 5,000 रुपए गए किसकी जेब से है, बिजनेस की जेब से। बिजनेस से पैसे निकाल के 5,000 रुपीज के शान पट्टी करके अपने घर का रेफ्रिजरेटर जो है खरीद लिया गया है यहाँ पे। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं 7th एंट्री, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। तो इसको आप क्या मान सकते हो, हम इसको अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स से क्या होता है, एक तो पहली बात मेरा 5,000 रुपए का कैश चला जाता है मेरे पास से, इधर कोई असर नहीं है, इधर भी कोई असर नहीं है। लेकिन ड्राइंग्स डज व्हाट, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना, कैपिटल में से ही तो विड्रॉ की जाती है। तो 5,000 रुपए मैं यहाँ से भी माइनस कर दूंगी, इधर कोई असर नहीं, इधर कोई असर नहीं, ऐड कर दो न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन है मेरी 60 मतलब 59,500। ठीक, इधर हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया मेरा 20,000, ये हो गया मेरा 5,000। अब इधर लिखोगे 53,400, 48,400। कोई भी मेरी मैथ्स को जज नहीं करेगा, ठीक है। एक बार आप सीए में आ जाते हो ना, तो आपको एक एक छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, और आदत बिल्कुल छूट जाती है सीरियसली, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं ना, इस सिचुएशन पे हम लोग आकर पूरे का पूरा जो अपना अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको चेक कर लेते हैं एक बार, कि 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 84,500 मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है असेट्स में, एंड 48,400 प्लस 35,000 1100, तो 84,500 इधर का भी टोटल आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग एट्थ वाला ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है एट्थ ट्रांजैक्शन? परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000 रुपीज का। मैंने इस बार कंप्यूटर परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, तो कंप्यूटर क्या है, मेरा एक एडिशनल असेट हो गया, तो मैं एक इधर ही अपना कंप्यूटर नाम का असेट बढ़ा लेती हूँ, और कैश में खरीदा है तो कैश कम कर लेंगे उधर से। दो इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कंप्यूटर आ जाएगा असेट बढ़ा, और कैश चला जाएगा असेट घटा, ठीक है, 20,000 रुपीज का। मेरे साथ साथ कर रहे हो ना आप ये क्वेश्चन, साथ साथ में करो तो आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है, मतलब समझ में आएगा। इधर 20,000 प्लस कर लो, कंप्यूटर वाला कॉलम है मेरा ये, ठीक है। इधर तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, सब लोग चिल कर रहे हैं लाइबिलिटी साइड में, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। चलो, ओफो, इतना नीचे हो गया पेज, जस्ट अ सेकेंड। न्यू इक्वेशन, अब राइटिंग प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। 39,500 प्लस 20,000 5,000। अगर मेरे से जल्दी हो रहा है ना आपका, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, तो प्लीज मेरे से जल्दी कर लो और लास्ट तक पहुंच जाओ। देखो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 20,000 इधर ऐड कर दिया और 20,000 इधर से माइनस कर दिया। अब हम लोग नाइन्थ वाले पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है नाइन्थ वाला, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। सीधा सीधा ड्रॉइंग्स हो रही है हमारी, 10,000 रुपीज का कैश विदड्रॉ हुआ है, तो लिख लो नाइन्थ, कैश विड्रॉन पर्सनल यूज के लिए, तो 10,000 रुपीज मैं यहाँ से कम कर दूंगी, और इधर तो कुछ हुआ नहीं। ड्राइंग्स क्या करती है, जाकर सीधा सीधा कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, तो मैंने इधर 10,000 माइनस में लिख दिया है। आई होप आपको नजर आ रहा है, यस। और इधर जीरो जीरो सब कुछ कर दिया। अब हम लोग अपना न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन देख रहे होगे आप, मैं हर एक ट्रांजैक्शन के बाद लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है। 29,500 पूरा का पूरा वैसा ही लिख दिया मैंने, 38,400 कैपिटल हो गया। अब हम लोग टेंथ वाला कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट थिंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। पहली बार तो आपने पहली बार सुना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको ये समझा दूं ये होता क्या है। ड्रॉइंग्स जो है ना, क्या होती है कि जब भी ओनर ने बिजनेस में से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो उसे आप ड्रॉइंग्स बोल सकते हो। अब अगर उसने ऐसा किया, तो इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है प्रोप्राइटर को, ठीक है, ओनर को पे करना पड़ता है, किसे, बिजनेस को पे करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसका लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कहीं से लोन आपने लिया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कुछ ब्याज कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, वैसे ही प्रोप्राइटर भी पे करता है, किसे, बिजनेस को। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिकम्स एन इनकम फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक इनकम है ना, क्योंकि बिजनेस को ये मिलेगी किसकी तरफ से, ओनर की तरफ से। तो इसका एक एस्पेक्ट तो ये होगा, ये इनकम है बिजनेस के लिए, तो ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा जाकर। दूसरी बात क्या होगी कि ये जो है ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस, एंड हेंस ये कैपिटल को रिड्यूस भी करता है। मैंने क्या बोला, अभी मैं आपको ये दूसरे पेज पे ले जाकर समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो समझो कि ड्राइंग्स क्या करता है।
अगर ड्रॉइंग्स की बात करूं तो इट रिड्यूसेस द ओनर्स क्लेम, रिड्यूसेस ओनर्स क्लेम। मतलब क्या कि अगर मान लो 5,000 रुपए का कैपिटल पड़ा था बिजनेस में, ठीक है, क्या किया, 1,000 रुपए की ड्रॉइंग्स कर ली, 1,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो इसका मतलब अब ओनर का क्लेम कितने का बचा हुआ है बिजनेस के ऊपर? सिर्फ 4,000 का क्लेम, या आप कह सकते हो कैपिटल बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ड्रॉइंग्स का क्या होता है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करो ना बेटा, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि कैश में पेमेंट हो रहा है इसका या फिर बैंक अकाउंट में पेमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया, जैसे हमारे क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतनी है ना, तो हम ये मानेंगे ना, तो बिजनेस को कैश में ये इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही बिजनेस के बैंक अकाउंट में ये इंटरेस्ट जमा किया जाएगा। तो फिर मैम कैसे होगा ये होगा ऐसे कि आप 500 रुपए मान लो इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप भले उससे कैश या बैंक में पैसे नहीं ले सकते, आप क्या कर सकते हो, उसका जो क्लेम था पहले उसको और रिड्यूस कर सकते हो ना। आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि अब चल तेरा क्लेम ही मैं 3500 का मानूंगा अपने ऊपर। बिजनेस ये बोल सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से मैं तेरा क्लेम रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि ये पैसा भी तो मुझे ही मिलना था ना, बिजनेस ऐसा बोल सकते हैं। तो 3500 रुपए अब बचा आपका क्लेम ओनर का। ठीक, तो हेंस इसने क्या किया, दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द ओनर्स क्लेम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, तो एक तरफ, अब यहाँ पे जरा वापस आते हैं, तो आपको अब ये समझ में आएगा, एक तरफ ये बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और एक तरफ ये ओनर के क्लेम को यानी कि कैपिटल को रिड्यूस भी कर देगा, इसीलिए हम इसी को माइनस भी कर देंगे, यानी कि ये कैपिटल में ही प्लस होगा और फिर कैपिटल से ही माइनस हो जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया आऊंगी। ठीक है, चलो 10th, सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पर तो भैया असेट साइड में तो कुछ असर पड़ना नहीं है, सब बैठ के चिल करेंगे। फर्क पड़ना है कैपिटल की साइड में। सबसे पहले यहाँ पर 500 की इनकम लिख दो कि ये बिजनेस के लिए इनकम, फिर लिख दो यहाँ पे 500 माइनस में, क्योंकि इट रिड्यूसेस द क्लेम ऑफ द ओनर। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया, बाकी सबको यहाँ पर आप सारी लाइबिलिटीज को जीरो जीरो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात क्या लिखी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लिखा था ना भाई, जो भी कैपिटल जो है ओनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है उसके ऊपर बिजनेस ओनर को कुछ इंटरेस्ट पे करता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी ना फॉर द बिजनेस, तो वो इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करेगा ही, एक तरीके से लोन ही तो दे रखा है ना ओनर ने बिजनेस को, तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। समझ में आई होगी बात। अब इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ऊपर आके समझ लेते हैं इसका लॉजिक। एक तरफ तो ये होगा बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिकॉज ये बिजनेस की जेब से जा रहा है, ये पे करना पड़ेगा बिजनेस को, तो एक्सपेंस हो गया। और दूसरी तरफ क्या होगा, ये ओनर के क्लेम को, ओनर के क्लेम को इंक्रीज कर देगा, ओनर का क्लेम जो है वो इंक्रीज हो जाता है इससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। बिकॉज अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि पेमेंट कैसे हुआ है, कैश में हुआ है या बैंक अकाउंट में पेमेंट किया है, कुछ नहीं पता। तो अगेन जिसको देखना है ये पार्ट देख सकता है, अदरवाइज आप आगे मूव ऑन कर सकते हो अगर आप समझ चुके तो, बट जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं यहाँ पर फिर से इसको लिख के समझा रही हूँ कि कैपिटल जो है वो इंक्रीज करता है ओनर के क्लेम को, यानी कि 5,000 रुपए अगर पड़े हुए हैं, इसमें आप और कैपिटल ऐड कर दो तो 1,000 रुपए ऐड कर दिए, मान लो आपने एडिशनल दे दिया, एडिशनल पैसा, तो 6,000 रुपए का क्लेम होगा, है ना। उसकी जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना तो कैश में पे करता है बिजनेस, ना ही बैंक में पे कर, बैंक अकाउंट में डालता है, कुछ नहीं करता है, सिंपली इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ओनर्स क्लेम। अब सुन ले बिजनेस, तुम्हें तो तुम्हें जो है, और जब बिजनेस शट डाउन होगा तो 500 रुपए और बढ़ाकर एज इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, किसको, ओनर को। ठीक, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड इट इंक्रीजेस द क्लेम ऑफ द ओनर। ठीक है ना, समझ में आया होगा ये, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब देख लो। ठीक, चलो, अब इससे ज्यादा भैया एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बहुत हो गया, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। और अगेन सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी, इस सॉरी इसका भी यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैं आपको दिखा देती हूँ, डिजिटली भी ना इसमें मूव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखोगे? यहाँ पर 0 0 लिखने की अब जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, डजेंट मैटर। आप 1,000 रुपए यहाँ पर ऐसे माइनस कर दोगे कि ये एक तरीके से जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हेंस कैपिटल में से रिड्यूस करें, और एक जगह ओनर के क्लेम को बढ़ा दो, कैपिटल को बढ़ा दो। ठीक, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर 0 0 है सब कुछ। अब हम लोग सिंपली न्यू इक्वेशन लिख के हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस्ड। न्यू इक्वेशन जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे और देख लेंगे क्या क्या लिख रहा है। 29,500 का तो मेरे पास कैश बचा है एट द एंड, 20,000 का मेरे गुड्स है, 5,000 का मेरे पास फर्नीचर है, 20,000 रुपए का मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इनको देख लेना एक बार अच्छे से। इस पूरे का तो नेट इफेक्ट जो है वो 0 ही हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 38,400 सिंपली लिख लो यहाँ पे, ऐड कर लो 35,000 और ऐड कर लो 1100। और एक बार जल्दी से हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कि मेरा पूरा सही बैठ रहा है या नहीं। आप भी देख लो, 74,500 एक साइड आ रहा है, 74,500 दोनों साइड पर आ गया मेरा। ठीक है, हेंस इट प्रूव्स कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, दोनों साइड आपका असेट्स का साइड एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का साइड जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज हमसे यहाँ पर फाइनली बोली हुई है, इन्होंने क्या बोला है देख लो, कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाना ही था, उसके अलावा बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी थी, तो वो भी बनाकर दिखा देते, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। यहाँ पर ना आप इसको क्लोज कर देना इस तरीके से। और हाँ, हमने एक नोट लिखने को भी कहा था, कि हम यहाँ पर ना एंड में एक नोट लिख दे रहे हैं कि जो मैंने स्टार मार्क किया था ना ऊपर क्रेडिटर्स के ऊपर, वो उसका नोट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि क्रेडिटर्स इंक्लूड फर्नीचर वेंडर्स, ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि इसमें खाली आपके गुड्स वाले क्रेडिटर्स नहीं है। बैलेंस शीट जब भी बनाते हो तो उसे ऐसे लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट वट एवर डेट, जो भी लास्ट डेट होती है, यानी कि जनरली हम 31 मार्च को बनाते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग असेट्स को लेफ्ट साइड में हम लोग लाइबिलिटीज लिखते हैं, और राइट साइड में असेट्स को लिखते हैं। राइट, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। तो भैया मैं लाइन वाइन कितना ज्यादा खींचू, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बीच में आप ऐसे लाइन खींचोगे और अपनी सारी लाइबिलिटीज आपकी जो भी है वो यहाँ पर लिख लोगे। सबसे पहले आएगा आपके पास क्या क्या है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, और लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसको लिख लो। सबसे पहले आपके कैपिटल है, तो कैपिटल का यहाँ पर हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं। ठीक है, टी शेप में आपको बनाना होता है, तो अमाउंट लिख लो 38,400। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स हैं, जो अगेन इंक्लूड्स फर्नीचर वेंडर्स। ठीक, यहाँ पर आपको 35,000 रुपीज लिख लेने हैं। और आपकी लाइबिलिटीज, सॉरी, एक यहाँ पर और आएगा आपका 1,100 रुपीज का, कौन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट एंड सैलरी बेसिकली आप लिख देना। ठीक, असेट साइड में आपके कौन कौन आएंगे, आपका कैश आ जाएगा 29,500 रुपीज का। फिर थे आपके गुड्स 20,000 के, ये मैं यहाँ से ही देख के लिख रही हूँ, जो आपकी लास्ट वाली लाइन है ना, यहीं से तो आप देखकर लिखोगे सारे। ठीक है, गुड्स भी लिख लिए। अब फर्नीचर और कंप्यूटर लिख लेते हैं, फर्नीचर एंड कंप्यूटर। फर्नीचर है आपका 5,000 रुपीज का एंड 20,000 रुपीज का कंप्यूटर्स है। इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो आप देखोगे कि आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी साइड बिल्कुल सेम आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, 74,500 दोनों साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी बैलेंस शीट बनाकर दिखा देनी है। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज लिखी जाती है, राइट साइड में असेट्स। दिस इज काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट, ये आपको दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 31 मार्च लिख दूं ना, तो इस पर्टिकुलर डेट पे आपका कैश इतना पड़ा होगा। अगर आप ड्रॉर खोल के देखोगे बिजनेस ऑफिस की, तो आपको इतना कैश मिलेगा। गुड्स गो डाउन में जाकर चेक करोगे तो 20,000 के गुड्स दिखे मिलेंगे। फर्नीचर चेक करोगे तो 5,000 के फर्नीचर होंगे।
राइट? क्रेडिटर्स को फ़ोन करके पूछोगे, हाँ भैया आपका कितना हिसाब बाकी है, तो बताएँगे 35,000 रुपए, ऐसा बता रहे हैं ये बैलेंस शीट। आई होप आपको एक-एक चीज़ अच्छी से क्लियर हुई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट टू डू क्लासेस विद मी, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो मेरे से, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द ईमेल आईडी दैट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन नोट्स को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे मेरे, वहाँ पे जॉइन करना ज़रूर, उसके पहले डाउनलोड नहीं करोगे, ठीक है? वरना पाप लगेगा, ओके? और बस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, जहाँ पर हम लोग और अपने 1 to 3 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी, ठीक है? चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, अब चलते हैं, बाय-बाय।